नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का न्यूज़ बुलेटिन। क्या पाकिस्तान ईरान में सच में कुछ बात बन रही है? क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान जाने से ईरान ने मना नहीं किया है और ईरान ने अपनी क्या प्राथमिकता बता दी है। उधर आसमान में अमेरिका की जो बादशाहत थी वो अब मलबे में दिखाई दे रही है। ट्रंप की छोटी जंग अब बड़ा संकट बन चुकी है। साथ ही राघव चड्ढा अब धुरंधर बन गए हैं और अपनी ही पार्टी पर किया है बड़ा प्रहार। अब जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। का बयान पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया, बताई पहली प्राथमिकता क्या है। ईरानी स्पीकर की खाड़ी देशों को नसीहत, विदेशी दखल छोड़ें, हाथ मिलाए खाड़ी देश। ट्रंप की बढ़ी सिरदर्दी, ईरान ने आसमान में तोड़ी बादशाहत, कई लड़ाकू विमान मार गिराए। पेंटागन का खुलासा, जंग में लहूलुहान अमेरिकी फौजी, 365 फौजी घायल, 13 जवानों की मौत। ईरान के बोशार न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, एक सुरक्षाकर्मी की मौत, यूएन ने दी चेतावनी। शुरुआत करते हैं ईरान के पाकिस्तान के मीडिएशन पर रिएक्शन से। ईरान ने पाकिस्तान जाने से इनकार की खबरों को गलत बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनके देश ने पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर आरोप लगाया कि वो ईरान के रुख को गलत तरीके में पेश कर रहे हैं। अरागची ने कहा कि ईरान की सरकार पाकिस्तान की कोशिशों के लिए हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहेगी। इस वक्त ईरान का पूरा ध्यान किसी भी तरह से उस अवैध युद्ध को खत्म करने पर है और उस पर जबरदस्ती जो थोपा गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी प्राथमिकता भी बता दी। ईरान चाहता है कि बातचीत की शर्तें ऐसी हों जिससे इस जंग का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। अरागची के मुताबिक पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं है और वो शांति के हर रास्ते के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर ने खाड़ी देशों से आपसी समझौते कर विदेशी दखल खत्म करने की अपील की है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बाहरी देशों की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने पड़ोसियों को सलाह दी कि वो आपस में मिल बैठकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा समझौता करें। कलीबाफ का मानना है कि जब तक अमेरिका और इजरायल जैसे बाहरी देश दखल देते रहेंगे तब तक इलाके में शांति नहीं आ सकती। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि ईरान इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने अपनी रक्षा करने की ताकत साबित कर दी है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अपनी मौजूदगी को बचाए रखने के लिए ईरान को मजबूरी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना पड़ा है। कलीबाफ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के खिलाफ तनाव और बढ़ाया गया तो इसका करारा और बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका के कई विमान गिराकर आसमान में उसकी बादशाहत को चुनौती दी है। पिछले 24 घंटों में ईरान ने अमेरिका के कई अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिससे पेंटागन में हड़कंप मच गया है। ईरान की सेना ने अमेरिका के एक ताकतवर F-15E स्ट्राइक फाइटर और एक A-10 वॉर्थोक विमान को मलबे में तब्दील कर दिया। F-15 का एक पायलट तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा अभी भी लापता है और ईरानी सेना उसे ढूंढने के लिए पूरे इलाके की खाक छान रही है। हद तो तब हो गई जब लापता पायलट को बचाने गए 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस बीच ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री दावा कर रहे थे कि आसमान पर उनका कब्जा है, लेकिन इन घटनाओं ने हकीकत बयां कर दी है। ईरान के संसद अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका अब रिजीम चेंज की बात भूलकर सिर्फ अपने पायलटों को ढूंढने में लगा है। इस तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 11% तक उछल गई। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अब तक 365 अमेरिकी सैनिक घायल और 13 शहीद हो गए हैं, यानी कि उनकी मौत हो गई है। पेंटागन में पहली बार आंकड़े जारी कर जानकारी दी गई। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी इस लड़ाई में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। घायल होने वाले जवानों में सबसे ज़्यादा संख्या थल सेना यानी आर्मी की है, जहां 247 जवान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा समंदर में मोर्चा संभाल रही नेवी के 63 और मरीन कोर के 19 जवान भी चोटिल हुए। आसमान से बमबारी कर रहे एयरफोर्स के भी 36 जवान इस युद्ध की चपेट में आए। पेंटागन की इस रिपोर्ट में सबसे दुखद बात यह है कि अब तक 13 अमेरिकी सैनिक इस खूनी जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप जिसे छोटी मोटी लड़ाई बता रहे थे, वो असल में अमेरिकी परिवारों के लिए मातम लेकर आ रही है। ईरान के इकलौते फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिर से जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में न्यूक्लियर प्लांट के पास की एक इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा और एक सुरक्षाकर्मी की जान चली गई। ईरानी सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम ने खुद इस खबर की पुष्टि की। हैरानी की बात यह है कि इस महीने में चौथी बार इस न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। बोशर ईरान का इकलौता काम करने वाला परमाणु ऊर्जा प्लांट है, इसलिए इस पर हमले से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई।
संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने बताया कि फिलहाल वहां रेडिएशन का स्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी कि परमाणु केंद्र को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। बुलेटिन में आगे देखिए। ईरान के 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह, अमेरिका इजराइल का हमला, भविष्य की जंग की तैयारी, फ्रांस बढ़ाएगा अपनी सैन्य ताकत, ईरान का अल्टीमेटम, अमेरिकी ठिकानों वाले देशों पर होगा हमला, भविष्य की जंग की तैयारी, अमेरिका इजराइल की भीषण बमबारी, कांपा ईरान का खुजेस्तान। अमेरिका इजराइल ने ईरान के 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट को मिसाइलों से उड़ा दिया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के तेल और गैस के खजाने पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। शनिवार की सुबह करीब 11:15 बजे ईरान के खुजेस्तान प्रांत में जबरदस्त धमाके हुए, जिसमें 6 बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके की बिजली काट दी गई और आनन फानन में हजारों कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाला गया। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि धमाके इतने भीषण थे कि मरने वालों और घायलों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। हमले की गूंज सिर्फ ईरान तक ही नहीं रही, बल्कि इराक से लगती शल्मेचेह सीमा पर भी भारी बमबारी हुई, जिससे वहां का बॉर्डर क्रॉसिंग बुरी तरह तबाह हो गया। ईरान ने अब अमेरिका और उसके मददगार देशों को सीधी धमकी दी है। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका फौज को निकालने की चेतावनी दी और कहा कि वो अपने यहाँ से अमेरिकी फौजों को फौरन बाहर निकाल दें, वरना वो भी इस तबाही की चपेट में आएंगे। ईरानी सेना सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा कि इस बार का हमला इतना जोरदार और निर्णायक होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ईरान ने कहा कि वो न सिर्फ अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देगा, बल्कि उन देशों को भी नहीं छोड़ेगा जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान की धमकी के बाद ट्रंप के तेवर ढीले पड़ेंगे या जंग और भीषण रूप ले लेगी। फ्रांस 2030 तक अपने ड्रोन और मिसाइलों के स्टॉक को कई गुना बढ़ाएगा। वो भविष्य की जंग के लिए सेना को किसी महाशक्ति की तरह तैयार करने में जुट गया है। इस योजना के तहत फ्रांस अपने ड्रोन्स की संख्या में पूरे 400% की भारी बढ़ोतरी करने जा रहा है। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि मिसाइलों के स्टॉक को भी 30% तक बढ़ाया जाएगा। इस पूरी तैयारी के लिए फ्रांस की सरकार करीब $9 अरब यानी अरबों रुपए पानी की तरह बहाने वाली है। असल में दुनिया के बिगड़ते हालात को देखते हुए फ्रांस अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। इटली की पीएम का खाड़ी दौरा, हॉर्मुज खोलने पर जोर, राघव चड्ढा का आप पर पलटवार, घायल हूं इसलिए घातक, राहुल गांधी का हमला, राइट विंग की कठपुतली बने सीएम विजयन, ममता का बड़ा आरोप, हिंसा भड़काना चाहती है बीजेपी। इटली की पीएम खाड़ी देशों के जरिए ईरान युद्ध को सुलझाने की कोशिश में है। वो खाड़ी देशों के सरप्राइज दौरे पर निकल गईं। शनिवार सुबह वो सऊदी अरब के जेद्दा से रवाना हुई, जो उनके इस खास दौरे का पहला पड़ाव था। इससे पहले शुक्रवार रात उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच ईरान के साथ चल रहे युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई। मेलोनी ने इटली की तरफ से दी जाने वाली सैन्य मदद और कूटनीतिक समाधान पर क्राउन प्रिंस के साथ अपने विचार साझा किए। जेद्दा के बाद अब मेलोनी कतर और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से भी मिल रही हैं। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को सफेद झूठ करार दिया है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। शनिवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। पार्टी ने उन पर 3 मुख्य आरोप लगाए थे, जिनमें से पहला ये था कि वो विपक्ष के वॉकआउट में शामिल नहीं होते। राघव ने इसे सिरे से खारिज करते हुए चुनौती दी कि संसद के सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लीजिए, सच सामने आ जाएगा। दूसरा आरोप ये था कि उन्होंने चुनाव आयुक्त को हटाने की याचिका पर साइन नहीं किए। इसके जवाब में राघव ने खुलासा किया कि पार्टी के 10 में से 7 सांसदों ने इस पर साइन नहीं किए थे, तो फिर निशाना सिर्फ उन्हें ही क्यों बनाया जा रहा है। तीसरा आरोप ये लगा था कि वो संसद में डर कर बेकार मुद्दे उठाते हैं, जिस पर राघव ने तंज कसा कि वो वहां गाली गलौज या माइक तोड़ने नहीं बल्कि जनता के काम करने गए हैं। आखिर में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो आज घायल हैं, इसलिए और भी ज्यादा घातक साबित होंगे और हर झूठ को बेनकाब करेंगे। राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री को कठपुतली बताकर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर घेरा है। राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन को राइट विंग की कठपुतली करार दिया। शनिवार को कोच्चि की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विजयन सिर्फ ऊपर से मिलने वाले इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर पैसे में खेलने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि दूसरी तरफ पूरा केरल 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। पीएम मोदी ने केरल में एलडीएफ सरकार की विदाई और 4 मई को एनडीए की जीत का दावा किया।
पीएम मोदी ने तिरुवल्ला की चुनावी रैली में कहा कि राज्य में अब सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि इस बार राज्य में माहौल पूरी तरह बदल चुका है और लोग ऐतिहासिक बदलाव के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। मानिकचक में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी के किसी भी उकसावे में न आए। ममता का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर हिंसा भड़काना चाहती है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रही है। उन्होंने महिलाओं से खास अपील की है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कड़ी निगरानी करें। मालदा घेराव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा वो सांप्रदायिक पार्टियों ने जजों का घेराव किया और अब एनआईए स्थानीय युवाओं को परेशान कर रही है। आखिर में उन्होंने अमित शाह को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि वो मालदा आकर उन लोगों से बात करें जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। रात 8 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.